हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू रघुवंश क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट नॉवेल जिसका नाम है साइलस मार्नर और जिसको लिखा है जॉर्ज एलियट ने। जॉर्ज एलियट की बात करें तो इसका मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, जो कि आप देख सकते हैं। आपको उनके लाइफ के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा डिटेल्ड में। और इस नॉवेल को उन्होंने ही लिखा है। आगे हम लोग देखते हैं इस नॉवेल का इंट्रोडक्शन। इस नॉवेल का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो साइलस मार्नर जो है एक अर्ली 19th सेंचुरी नॉवेल है जिसको जॉर्ज एलियट ने लिखा है। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी का नॉवेल का मतलब जो नॉवेल है वो कब लिखा गया है, 90th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी जब 1800 के आसपास का टाइम स्टार्ट होता है, 1801 1802, तो जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली 19th सेंचुरी, तब ये लिखा गया है। और राइटर को 4 महीने लगे, 4 मंथ्स लगे इस पूरे नॉवेल को लिखने में। और इसको पब्लिश किया गया था 1861 में। 1861 में इसको पब्लिश किया गया। इट इज़ द लास्ट नॉवेल ऑफ द ग्रुप ऑफ नॉवेल्स इन विच जॉर्ज एलियट रिकॉल्स हर अर्ली लाइफ एंड सराउंडिंग्स। जॉर्ज एलियट जो है वो अपने बहुत सारे नॉवेल्स में, बोल सकते हैं एक सीरीज़ वाइज उन्होंने डिस्कस किया है अपने लाइफ को, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को उन्होंने शेयर किया है अपने नॉवेल्स में। तो एक तरह से ये जो साइलस मार्नर है, ये भी माना जाता है कि उनकी लाइफ के और उनके सराउंडिंग्स को ही उन्होंने इसमें भी शेयर किया है, कुछ कुछ चीज़ों को। तो ये जो नॉवेल है साइलस मार्नर, ये उनके लाइफ एंड सराउंडिंग्स वाले सीरीज़ का लास्ट नॉवेल है। ठीक है, आगे जब हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग देखते हैं ऐसे का, सॉरी, इस नॉवेल का थीम क्या है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम अ कम्युनिटी। मीन्स अगर हम जब कम्युनिटी से अलग होते हैं, जब अपनी सोसाइटी से अलग होते हैं, उसका क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। ये सारे सेंट्रल थीम्स हैं साइलस मार्नर के। और भी अदर थीम की बात करूँ, अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सी द नोवेल, रीड द नोवेल विद अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, तो यहाँ पर आप देखेंगे मोरालिटी, फेथ, द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, फियर ऑफ द अननोन, ये वेल्थ, डेस्टिनी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस नोवेल के अंदर। ये सारा थीम है, लेकिन मैं इसको मेन थीम नहीं बोलकर इसको बोल सकता हूँ, ये सारे सेंट्रल थीम्स नहीं है। ये सारे कुछ पॉइंट में आपको सही लगेंगे, लेकिन एंटायरली जो थीम है वो यही है कि सोसाइटी से अगर आप अलग होते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं, और जब आपके साथ सोसाइटी आता है तो फिर आपकी लाइफ कितनी हैप्पीली चलने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कैरेक्टर्स, क्योंकि हर नोवेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर भी कैरेक्टर्स हैं। ऑब्वियसली मैंने मेजर कैरेक्टर और माइनर कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। मेजर कैरेक्टर में मैंने उन कैरेक्टर्स को लिखा है जिनके बिना नोवेल हो ही नहीं सकता, जिसके बिना नोवेल लिखा ही नहीं जा सकता। और माइनर कैरेक्टर हमने लिखा है उनको जो कि सिर्फ सपोर्टिंग के लिए आए हुए हैं, सिर्फ स्टोरी का फ्लो बनाए रखने के लिए हमारे नोवेल में है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइलस मार्नर। साइलस मार्नर जो है प्रोटैगनिस्ट है, और प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो हीरो है नॉवेल का, उसके ही नाम पर पूरे नॉवेल का भी नाम रखा हुआ है। साइलस मार्नर कौन रहता है? एक वीवर रहता है, यानी एक बुनकर रहता है। उसके बाद मॉली फेरन, एप्पी, डॉली, डंस्टन कैस, गॉडफ्रे कैस, विलियम डेन, नैन्सी, ये सारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। जबकि माइनर कैरेक्टर्स सारा, प्रिस्किला लेमेटर, मैके, स्क्वायर कैस, आरोन एंड टुके हैं। ये सारे जितने भी माइनर कैरेक्टर्स हैं, इनका थोड़ा थोड़ा 4-5 लाइन, 10 लाइन इस नॉवल में आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इनका डिटेल जिक्र नहीं है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ मेजर कैरेक्टर्स को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइलस मार्नर के बारे में। तो साइलस मार्नर के बारे में अगर हम बात करें तो साइलस मार्नर टाइटुलर है, यानी कि हमारे नोवेल का हीरो है। मॉली फेरन की बात करें तो मॉली फेरन से पहले हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि साइलस मार्नर जो है वो जहाँ पर रहता था एज अ वीवर, वहाँ पर डंस्टन कैस, गॉडफ्रे कैस और स्क्वायर कैस, ये तीनों एक फैमिली के लोग हैं। स्क्वायर कैस का 2 बेटा है, डंस्टन कैस और गॉडफ्रे कैस। ठीक है, तो गॉडफ्रे जो है वो मॉली फेरन से सीक्रेटली शादी करता है, जो बात उसके छोटे भाई डंस्टन कैस को पता होती है, जिसको लेकर वो ब्लैकमेल करता है गॉडफ्रे कैस को और उससे पैसे ऐंठते रहता है। मॉली फेरन का बात यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर भी पूरा का पूरा स्टोरी हम बोल सकते हैं कि डिपेंडेड है।
एपी जो होती है वो गॉडफ्रे कैस और मॉली फेरन जो कि सीक्रेटली एक कपल रहते हैं, उनका बच्चा उसकी बेटी का नाम है। और विलियम डेन जो है, अर्लियर साइलस मार्डर का जो पूरा लाइफ है दो जगह पर बीता है। पहला लेंटन यार्ड में और दूसरा रेवेलो में। तो लेंटन यार्ड में जो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड था वो है विलियम डेन। और नैन्सी की बात करूं तो गॉडफ्रे ने एक पब्लिकली शादी अनाउंस की थी जो नैन्सी के साथ होनी थी, और अर्लियर उसने पहले ही शादी कर लिया था छिपके मॉली फेरन से। तो गॉडफ्रे कैस, डंस्टन कैस, इन लोगों का जो स्टेटस है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रहता है, और नैन्सी का भी स्टेटस बहुत ज़्यादा रहता है सोसाइटी में। बहुत बड़े फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं, सो इन दोनों का मैरिज होने वाला रहता है। ठीक है। और मॉली को जब पता चलता है ये चीज़, तो उसका शादी तोड़ने के लिए जा रही होती है, रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसकी जो बेटी रहती है छोटी सी, तो वो एपी के नाम पर आगे हमारे स्टोरी में आती है। सारा कौन है? जब साइलस मार्नर को लेंटन यार्ड छोड़ना पड़ता है, उसके पीछे एक रीज़न रहता है। रीज़न ये रहता है कि वहाँ के लोग इनको चोर घोषित कर देते हैं, और उसको चोर बनाने में, जो एक्चुअली चोर नहीं रहता है साइलस मार्नर, लेकिन फिर भी इसको चोर साबित करने में जो सारे प्रूफ रहते हैं वो उसका बेस्ट फ्रेंड विलियम डेन देता है लोगों को। पहले वो पैसे चुराता है, उसके बाद फिर सारा का सारा ब्लेम साइलस मार्नर पे डालता है, और साइलस के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारे सबूत जो बोलते हैं हम लोग, वो भी प्लांट कर देता है। जिसके बाद साइलस मार्नर को पूरे कम्युनिटी के द्वारा वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। और जो उसकी फियोन्सी रहती है सारा, वो भी विलियम डेन से शादी कर लेती है, और अपने इंगेजमेंट को, जो कि साइलस मार्नर से हो चुका है पहले ही, उसको तोड़ लेती है। ठीक है। आरोन कौन है? आरोन और एपी की शादी होती है, और स्क्वायर केस डंस्टन केस और गॉडफ्रे का बाप रहता है। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ स्टोरी में है नहीं देखने को। आगे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर में डॉली। डॉली कौन है? आरोन की माँ रहती है, आरोन की माँ है। और एक्चुअली जो साइलस मार्नर, क्योंकि ये सिंगल फादर रहता है, तो इसका मतलब उसको, वो जब बच्चे का पालन पोषण, एप्पी का पालन पोषण करता है, जब उसको पालता है, क्योंकि वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, उसको उसने अडॉप्ट किया है, तो जब वो उसको पालता है तो डॉली जो है डॉली, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं साइलस मार्नर की। तो इसलिए उनका भी बहुत ही ज़्यादा जिक्र होता है नोवेल में, इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है। आगे हम लोग देखते हैं समरी इस नोवेल का, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे वीडियो का। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब एक एक करके इसको हम समझते हैं। ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आप जा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का नाम इंग्लिश लिटरेचर नोट्स बाय रघुवंश क्लासेज है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं देखने के लिए। ठीक है। आगे हम लोग मूव करते हैं, समरी को देख लेते हैं पहले। तो इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग पीरियड में, स्टार्टिंग ईयर्स में क्या होता है, देयर लिव्ड अ लिनन वीवर नेम्ड साइलस मार्नर। साइलस मार्नर नाम का एक वीवर रहता है। वीवर का मतलब बुनकर, जो कपड़े बनाता है, ये चरखे पर। इन अ स्टोन कॉटेज नियर द विलेज ऑफ रेवेलो। रेवेलो के पास वो एक कॉटेज यानी कि झोपड़ी में रहता है। रेवेलो क्या है? रेवेलो एक छोटा सा गांव है इंग्लैंड का। ठीक है। ही यूज टू लिव इन अनदर टाउन नेम्ड लेंटन यार्ड। पहले वो लेंटन यार्ड नाम के एक शहर में रहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, उसकी एक फियांसी थी जिससे उसका एंगेजमेंट हो गया था। उसका बेस्ट फ्रेंड उसको धोखा देता है और उसकी फियांसी से शादी कर लेता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है साइलस मार्नर को, और वहाँ से वो अ, छोड़ देता है, उस पूरे शहर को छोड़कर आ जाता है, यहाँ पर रेवेलो में आके रहने लगता है। और उसका लोगों से और भगवान के ऊपर से भरोसा पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि वो चोर रहता नहीं है, लेकिन उसको चोर बोला जाता है। उसको खुद को साबित करने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत भी मिल जाते हैं लोगों को, जो कि एक नकली सबूत है, और उसके फ्रेंड ने ही प्लांट किए उन सारे प्रूफ को। तो वेयर ही फोकस्ड ऑन
हिज वर्क एंड सेविंग गोल्ड। लेकिन जब वो रेवेलो आता है तो वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है और पूरा का पूरा एफर्ट अपना सिर्फ अपने काम पर लगाता है और गोल्ड बचाने में। एक्चुअली होता ये है, गोल्ड की बात यहाँ पर आई तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थोड़ा सा कि एक बार होता ये है कि साइलस जो है एक्चुअली रेवेलो में रहता है, तो वहाँ के लोग इनसे आते हैं और अपना काम करवाते हैं, जो भी काम है उसके बदले इनको पैसे देते थे। एक वक्त की बात है, जब साइलस के पास एक लेडी आती हैं, ठीक है। उस लेडी का नाम रहता है मिसेस ऑस्गुड। मिसेस ऑस्गुड साइलस को 5 गोल्ड कॉइन्स देती हैं अपने टेबल क्लॉथ के लिए, ठीक है। तब से उसको वो बहुत ज़्यादा खुश होता है साइलस, और उसको लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्ड है भाई, इसको सेव करना स्टार्ट करो। तो जब वो सेव करना स्टार्ट करता है गोल्ड को, तो वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है गोल्ड जमा करने का। बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत सारे गोल्ड इकट्ठे करता है, और उसके बाद फिर रोज़ सोने के पहले उस गोल्ड से वो इतना ज़्यादा प्यार करता है, सोने के पहले रोज़ सारे कॉइन्स को गिनता है और उसके बाद फिर उसको समेट के रख देता है ज़मीन के नीचे गाड़ करके, ठीक है। बट वन डे हिज गोल्ड इज स्टोलन बाय अ मैन नेम्ड डंस्टन कैस। एक दिन क्या होता है, उसका सारा जो गोल्ड है वो चोरी हो जाता है डंस्टन कैस नाम के बंदे के द्वारा, हु डिसअपियर्स आफ्टर द थेफ्ट, जो चोरी के ठीक बाद गायब हो जाता है। डंस्टन कैस कौन था, मैंने आपको अभी तुरंत बताया था जब मैं आपको कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर रहा था। तो डंस्टन कैस जो था गॉडफ्रे कैस का भाई था, जो कि जान रहा था उसकी सीक्रेट शादी को, और उसके लिए उसको ब्लैकमेल करता था। तो होता यह है कि जब गॉडफ्रे के पास सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और डंस्टन उससे पैसे मांगता है, तो गॉडफ्रे बोलता है कि मेरे पास एक घोड़ा है जो कि तुम बेच दो, और जो पैसे मिलते हैं तुम उसको रख लो, ठीक है। तो जब डंस्टन है वो उस घोड़े को लेकर मार्केट में जा रहा होता है, तो मार्केट में एक्चुअली जाने के रास्ते में ही उस बेवकूफ़ी की वजह से उस घोड़े की मौत हो जाती है। फिर वो जो हरा थका जब वापस आ रहा होता है, तो वो देखता है साइलस का कॉटेज, साइलस की झोपड़ी उसको दिखती है, जहाँ पर उसको याद आता है साइलस के पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हैं और मुझे उससे कुछ उधार ले लेने चाहिए। लेकिन जब वो वहाँ पर झोपड़ी में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि कोई है ही नहीं, और मौके का फ़ायदा उठाकर वो सारे गोल्ड कॉइन्स चुरा लेता है, ठीक है। और जब चुरा लेता है तो जैसे वो उस झोपड़ी से सारे गोल्ड कॉइन्स चुरा करके बाहर निकलता है, तो उसको एक पत्थर में ठोकर लगती है और सामने वो तालाब में गिर जाता है और मर जाता है वहीं पे, ठीक है। सारे के सोने के सिक्के के साथ ही उसी तालाब में गिर जाता है। आगे होता ये है कि जब साइलस देखता है कि उसके सोने चोरी हो गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट, उसका ब्रोक हो जाता है एक तरह से, मतलब उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से पैसे कमाए थे उसने। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा लगता है कि उसकी झोपड़ी में थोड़ी दूर पर एक सुनहरी सी कुछ चीज़ चमकती हुई दिखती है। जब वहाँ पर पास में जाता है तो उसे एक बच्ची मिलती है जो कि वहाँ पर सोई रहती है उसकी झोपड़ी में। लेकिन पता नहीं वो कैसे आई, इसका कुछ भी उसको पता नहीं रहता है। जब वो बाहर निकल कर देखता है तो थोड़ी दूर उसके झोपड़ी से, उसके कॉटेज से थोड़ी दूर के बाद उसकी माँ जो है वो मरी हुई पड़ी रहती है रोड पर, सड़क पर, जिसका नाम रहता है मॉली, जो कि सीक्रेट वाइफ रहती है गॉडफ्रे कैस की। अब होता ये है कि जब उसको मॉली को पता चला कि गॉडफ्रे कैस की शादी हो रही है नैन्सी के साथ, तो वो शादी को तोड़ने के लिए अपने मतलब जो भी सीक्रेट है उसका भंडा फोड़ने के लिए वो जाने जाने लगती है। बहुत ज़्यादा बाहर ठंड रहता है, लेकिन वो ठंड को ठंड की वजह से वो क्या करती है, ओवर डोज ले लेती है ड्रग्स का, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो साइलस के कॉटेज के पास ही आकर मरती है, ठीक है। अब वो जो छोटी सी बच्ची रहती है वो बेचारी रोते भी लगते चली जाती है उसके झोपड़ी में और जाकर के सो जाती है। जब साइलस आता है तो वो ध्यान नहीं देता, लेकिन जब उसको चोरी का पता चलता है उसके बाद वो हल्ला करता है, लोग भी आते हैं। लेकिन बाद में जब उस लड़की को वो देखता है, जब उस लड़की पे उसका नज़र जाता है, तो फिर वो उस लड़की को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। साइलस डिसाइड्स टू अडॉप्ट दैट लिटिल गर्ल एंड नेम्स हर एपी, का नाम एपी रख देता है। वो बेटी किसकी रहती है, गॉडफ्रे कैस की और मॉली की। लेकिन अब वो किसके पास आ गई है, साइलस के पास आ जाती है और साइलस उसका नाम रख देता है एपी। लेकिन जब गॉडफ्रे को पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, जो सीक्रेट वाइफ थी उसकी डेथ हो गई है, तो वो बहुत खुश होता है, ठीक है। लेकिन वो जान रहा है कि वो जो एपी है वो उसकी ही बेटी है और वो साइलस के पास है। सी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, साइलस के लाइफ में तो हैप्पीनेस आ जाती है एपी की वजह से, और वो एक बहुत ही लविंग फादर, बहुत ही एक अच्छा बाप
का जो बोल सकता हूँ रोल निभाता है, और आगे चलकर बहुत ही अच्छे से परवरिश करता है एप्पी की। और एक आंटी रहती हैं जिनका नाम रहता है डॉली, तो वो आंटी इसको हेल्प करती हैं, जो कि रेवेलो गांव की रहती है, वो हेल्प करती हैं इनके डॉली के पूरे के पूरे टाइम में, जब उसका खाना पीना जो भी चीज़ें हैं। तो साइलस को पता नहीं रहता क्योंकि वो सिंगल फादर रहता है, तो वो उसकी हेल्प करती है। ठीक है, तो साइलस स्टार्ट्स टू कनेक्ट विद द विलेजर्स। अब जब विलेजर को पता चलता है कि एप्पी एक छोटी सी बच्ची उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है साइलस, इस वजह से लोग उसको प्यार भरी नज़र से देखते हैं, और उसके लिए लोगों के मन में एक अच्छी भावना होती है, पॉजिटिविटी आती है, और लोग उसके पास आने लगते हैं, लोग उनसे बातचीत करने लगते हैं, उसकी हेल्प करने लगते हैं। ठीक है, इस तरह करके बहुत साल बीत गए। कुछ साल के बाद क्या होता है कि डंस्टन का स्केलेटन मिलता है लोगों को, और वो स्केलेटन के साथ मिलता है साइलस का पूरा चुराया हुआ सोना। और गॉडफ्रे एप्पी, जब गॉडफ्रे है जो कि एप्पी का रियल फादर होता है, वो जाता है तो वो आइडेंटिफाई करता है कि ये डंस्टन है, मेरा छोटा भाई है। क्लोथ्स और उसके वॉचेस वगैरह को देख करके आइडेंटिफाई करता है, और साइलस आइडेंटिफाई करता है ये उसका गोल्ड है, क्योंकि सबको पता रहता है कि उसका गोल्ड चोरी हुआ है। ने बताया था लोगों को कि पूरा कॉइन्स वगैरह था, वो लोगों को पता चलता है, वो साइलस को मिल जाता है। लेकिन गॉडफ्रे अभी तक बाप नहीं बन सका था। किसके साथ? तो नैन्सी के साथ। तो उसको कहीं ना कहीं एप्पी वो चाह रहा था कि कब मैं ये बात नैन्सी को बताऊं और मैं एप्पी को अपने घर लेकर आऊँगा। ठीक है, लेकिन पूरे लाइफ वो जो परवरिश है एप्पी की, वो किसने की थी? तो साइलस ने की थी। अब होता ये है कि साइलस के सामने एक दिन जब एप्पी को वो देखता है, जब वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो एक्चुअली बहुत दिनों तक जो डंस्टन है, सॉरी, जो गॉडफ्रे है, वो एप्पी का जो मीन्स बायोलॉजिकल फादर है, वो हेल्प करता है इसकी, साइलस की, उसके फॉस्टरिंग में, उसके पालन पोषण में उसकी हेल्प करता है, और गिफ्ट्स वगैरह ला करके देता है उसके बच्चे के लिए। मीन्स जो उसकी रियल बेटी रहती है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि मेरी बेटी नहीं है, लेकिन वो जान रहा है कि इसके पास वो लड़की, उसकी बेटी सेफ़ है। कुछ दिन के बाद जब उससे रहा नहीं जाता है, तो वो बातें जा कर के अपनी वाइफ को बता देता है। ठीक है, कन्फेस द ट्रूथ तो हिज वाइफ एंड ट्राइज टू टेक एप्पी बैक। और वो एप्पी को वापस लाना चाहता है, लेकिन जब वहाँ जाता है तो एप्पी मना कर देती है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, क्योंकि मैंने तो बचपन से सिर्फ यही समझा है कि मेरे रियल जो फादर है वो साइलस हैं, साइलस मार्नर ही मेरा बाप है, और मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी, ऐसा वो कहती है। इसके बाद फिर जो दोनों हैं, नैन्सी और गॉडफ्रे, निराश होकर चले जाते हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद एप्पी की शादी हो जाती है आरोन के साथ। ठीक है, जो डॉली विंथ्रॉप की का बेटा रहता है, और एक काइंड लड़का रहता है, एक अच्छा लड़का रहता है। एंड दे लिव हैप्पीली विद साइलस। साइलस के साथ ये दोनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। उसके बाद फिर एक स्टोरी का पार्ट है कि साइलस जाता है वापस से लैंटन यार्ड प्रूव करने के लिए कि वो गिल्टी नहीं था, लेकिन जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि जिस जगह पे वो रहा करता था वो सारी जगह तोड़ फोड़ दिए गए हैं, वहाँ पर होटल्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो वो फिर वो निराश होकर वापस आ जाता है। और इस तरह से अ, जब वो एक कम्युनिटी में आता है वापस फिर से, क्योंकि कुछ दिनों तक वो आइसोलेट रहता है कम्युनिटी से, और फिर जब वो सोसाइटी में वापस आता है तो फिर उसका लाइफ पूरा खुशियों से भर जाता है। ये हमारे स्टोरी का पूरा थीम था, पूरा स्टोरी का हमारा समरी था। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा समरी अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँ। नोट्स आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो भी मैं वीडियो पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड पीडीएफ और भी बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।